हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोरा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जो कि टर्म 1 एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़। आई होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल आई होप कि वो एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। तो ठीक है, आज डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, इन विच पार्ट ऑफ स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत इजी क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है स्पर्म के कौन से वाले पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है स्पर्म के मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो कि किसका वर्क करता है, एनर्जी का वर्क करता है, एनर्जी जनरेट करने का वर्क करता है। एंड टेल, जो कि स्पर्म का लास्ट पार्ट होता है, टेल, उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है डी, मिडिल पीस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए ह्यूमन फीमेल रीचेज मीनोपॉज अराउंड द एज ऑफ। ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल से है, जो कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन से एज में जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। मीनोपॉज मतलब है, मीनोपॉज किसको कहा गया है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, उस स्टेज को मीनोपॉज बोला जाता है। एंड वो किस एज में जाके ऐसा होता है, एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 ईयर्स में जाके मीनोपॉज हो जाता है ह्यूमन फीमेल में। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी, 50 ईयर्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ। ये क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो पार्ट है एक सर्विक्स, वो कहाँ पाया जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट या फिर इजी क्वेश्चन भी है कि जो सर्विक्स है वो बिटवीन यूटरस एंड वेजाइना के बीच में प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना। सर्विक्स यूट्रस एंड वेजाइना के बीच में मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज एग रिलीज बाय ग्रेफियन फॉलिकल इज सराउंडेड बाय। तो एग जो रिलीज होता है ग्रेफियन फॉलिकल से, बेसिकली एग क्या होता है, वो होता है सेकेंडरी oocyte, जो कि ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होगा। तो वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि वो एग किससे सराउंडेड होता है। तो ऑब्वियसली इट इज सराउंडेड विद जोना पेल्यूसिडा। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, जोना पेल्यूसिडा की लेयर से एग सराउंडेड होता है, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ग्लैंड सीक्रेटिंग द मेल सेक्स हॉर्मोन्स आर। वो ग्लैंड्स बताने हैं जो कि मेल सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, मतलब बेसिकली मेल हार्मोन्स को सीक्रेट करने वाले ग्लैंड्स बताने हैं, इसमें से कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लेडिक सेल्स। ठीक है, क्योंकि लेडिक सेल्स ही है जो कि क्या सीक्रेट करेगा, मेल सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करेगा, जिसका क्या नाम होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करता है कौन, लेडिक सेल्स। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, लेडिक सेल्स। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज ओव्यूलेशन अकर्स ऑन द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन मतलब होता है कि जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है,
तो क्या रिलीज आउट होता है? एग, या फिर हम उससे बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को जब ग्रेफियन फॉलिकल के रप्चर होने पे एग बाहर रिलीज हो जाता है या फिर सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, उसी को बोला जाता है ओव्यूलेशन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने दिन बाद ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। तो कितने दिन बाद होता है ओव्यूलेशन का प्रोसेस? 14 टू 16th डे पे ओव्यूलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, 14 टू 16th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन द मेल ह्यूमन बीइंग स्पर्म्स कंटेन ऑटोजोम्स एंड, इसमें बोला गया है कि मेल ह्यूमन बीइंग के स्पर्म में कुछ होते हैं ऑटोजोम्स। ठीक है, सॉरी, तो मेल ह्यूमन बीइंग के स्पर्म में ऑटोजोम्स होते हैं एंड इसमें पूछा गया है एंड के बाद कि कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं मेल ह्यूमन बीइंग के स्पर्म में। सो कौन से होते हैं मेल सेक्स क्रोमोसोम? वो होते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, जो कि होते हैं मेल ह्यूमन बीइंग के स्पर्म में प्रेजेंट। तो सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th एंड सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज एंट्रम इज द कैविटी ऑफ। तो एंट्रम किसकी कैविटी है? एंट्रम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, जो कि कब पाया जाता है? oogenesis के वक्त जब टर्शरी फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन? टर्शरी फॉलिकल की जब फॉर्मेशन होती है तब पाया जाता है उसके अंदर। सो टर्शरी फॉलिकल के अंदर कैविटी पाई जाती है जिसे बोला जाता है एंट्रम। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए, ग्रेफियन फॉलिकल, क्योंकि टर्शरी फॉलिकल आगे जाके ग्रेफियन फॉलिकल की ही फॉर्मेशन कर देता है, इसलिए इधर टर्शरी नहीं दे रखा, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ग्रेफियन फॉलिकल ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच पार्ट ऑफ स्पर्म प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर इट्स मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि कौन सा पार्ट स्पर्म का एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली कौन सा पार्ट करता है एनर्जी प्रोवाइड? मिडिल पीस, क्योंकि मिडिल पीस में ही क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। स्पर्म के मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो कि किसकी फॉर्मेशन करता है? एनर्जी की फॉर्मेशन करता है, और वही एनर्जी टेल की मूवमेंट में, या फिर हम बोल सकते हैं स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 9th का करेक्ट ऑप्शन है ए, मिडिल पीस, क्योंकि ये एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इफेक्टेड बाय। तो जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कौन कौन से हार्मोन से इफेक्ट होती है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, LH प्लस FSH प्लस एस्ट्रोजन। इन तीनों के तीनों हार्मोन से मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होती है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, LH प्लस FSH एंड एस्ट्रोजन ऑल्सो। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है जनरल क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, कि एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। वो एनिमल जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है, उन एनिमल्स को क्या बोला जाता है? तो बेसिकली ऑब्वियसली इसका आंसर होना चाहिए डी, विविपेरस, क्योंकि उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? विविपेरस बोला जाता है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी, विविपेरस। ओविपेरस नहीं हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि ओविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि एक यंग वन को प्रोड्यूस नहीं करते, एग को प्रोड्यूस करते हैं। बट विविपेरस आर द ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस को, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, वो एक यंग वन को रिप्रोड्यूस करके एक यंग वन को ही बर्थ देता है। ठीक है, सो उन एनिमल्स को बोला जाता है विविपेरस। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी, विविपेरस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो इन चारों में से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है बी, ओवरी। ठीक है, क्योंकि ओवरी ही क्यों, क्योंकि ओवरी में ही क्या होते हैं, फीमेल गैमीट्स की प्रोडक्शन होगी, फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी ओवरी के अंदर, इसलिए ये आएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओवरी। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट ये पूछा गया है एक दो बार कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज द कवरिंग ऑफ। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होता है वो किसकी कवरिंग होती है? सो ऑब्वियसली इट इज़ द कवरिंग ऑफ टेस्टीज, टेस्टीज की कवरिंग होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, टेस्टीज। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक्रोसोम ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज फॉर्म्ड बाय। तो स्पर्मेटोजोआ या फिर हम बोल सकते हैं स्पर्म्स, बोथ आर सेम थिंग्स। तो स्पर्म्स जो होते हैं मेल्स में, स्पर्म्स की जो नेक में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, ये हम सब ने पढ़ा है कि स्पर्म्स की जो नेक में एक्रोसोम होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है। सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडीज़। ठीक है, तो गोल्गी बॉडीज से बना होता है एक्रोसोम। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी, गोल्गी बॉडी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 स्पर्मेटोजोआ आर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि 200 स्पर्मेटोजोआ या फिर हम बोल सकते हैं 200 स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब कि अगर हमें 200 स्पर्म्स की प्रोडक्शन करनी है तो हमें कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स चाहिए होंगे इनिशियली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 100, बी करेक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 100। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करते हैं, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न करते हैं एंड किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, स्पर्म्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं स्पर्मेटिड बनाते हैं और वही स्पर्मेटिड आगे जाके स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अगर कितने हैं, 100 हैं, तो वो 100 क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, सेकेंड मियोसिस करेंगे एंड कितने स्पर्मेटोजोआ बना देंगे, 200 स्पर्मेटोजोआ या फिर 200 स्पर्म्स बना देंगे एट द एंड। सो हमें कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 100। तो 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे चल के कितनी मतलब कि सेकेंड मियोटिक डिवीज़न करके 200 स्पर्म्स की फॉर्मेशन या फिर 200 स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन कर देंगे। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी, 100। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, एमसीक्यूज़ में। ये तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपका ये मियोसिस एंड माइटोसिस वाला कंसेप्ट क्लियर होगा एंड आपको पता होगा कि कहाँ मियोसिस हो रहा है एंड कहाँ माइटोसिस हो रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाय। तो कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करवाने में मदद हो करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत इजी क्वेश्चन, FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करवाएगा। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, FSH, एंड इट्स फुल फॉर्म इज फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट अकर्स इन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि जब एग और स्पर्म दोनों की आपस में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में
एग और स्पर्म दोनों की आपस में फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओविडक्ट में। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होके ए ऑप्शन टिक कर देते हैं यूट्रस में। नहीं, यूट्रस में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा उसकी इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में। लेकिन जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होती है एग एंड स्पर्म की आपस में, वो होती है किसमें? ओविडक्ट में, या फिर हम बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। सो ओविडक्ट में एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होगी किसकी? एग की स्पर्म के साथ। ठीक है, और ओविडक्ट का भी जो लास्ट पार्ट होता है उसमें होती है फर्टिलाइजेशन। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी, ओविडक्ट। यूट्रस में इम्प्लांटेशन होती है जाइगोट की जो बना है, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? ओविडक्ट में होती है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी, ओविडक्ट। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी को पढ़ के ही क्लियर हो सकती हैं बस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्लियर एंड कट क्वेश्चन है, क्लियर एंड कट लाइन है बल्कि। तो जो न्यूट्रिटिव जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें हमने पढ़ा था दो टाइप के सेल्स मिलते हैं। एक होते हैं मेल जर्म सेल्स जो कि किसकी फॉर्मेशन में मदद करते हैं? स्पर्म्स की। एंड दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स, दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे किनको? जो स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कौन से सेल्स? सर्टोली सेल्स। सो इन्हें ही बोला जाता है न्यूट्रिटिव सेल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, सर्टोली सेल्स, क्योंकि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंड न्यूट्रिटिव सेल्स बोला जाता है इन्हें क्योंकि दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। ठीक है, सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, सर्टोली सेल्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच वन इज अनपेयर्ड ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने 3 ग्लैंड्स पढ़े थे। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो इन तीनों ग्लैंड में से कौन सा अनपेयर्ड ग्लैंड होता है? सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो अनपेयर्ड ग्लैंड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्रोस्टेट ग्लैंड। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन 20। Sertoli cells are regulated by the pituitary hormone known as। तो जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो एक पिट्यूटरी हार्मोन से रेगुलेट करे जाते हैं। उस हार्मोन का क्या नेम होता है? सो ये तो सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसका जो नेम होता है वो होता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एक पिट्यूटरी हार्मोन है और वो क्या करेगा? सर्टोली सेल्स को रेगुलेट करने में वर्क करता है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। ये मैंने अभी भी आपको बताया था, सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन था। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन, वो कौन सिक्रेट करता है? ऑब्वियसली लेडिक सेल सिक्रेट करते हैं। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, लेडिक सेल्स, क्योंकि लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करने का वर्क करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 22 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द राइट लेबलिंग। ये आपका लेबलिंग वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत मतलब कि आ सकते हैं, ठीक ठाक मार्क्स में ये आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो इसमें लेबलिंग दे रखी है, जैसे कि ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि अब इसमें आपको ए बी सी डी करके ऐसे लेबल करके दे दिया है। अब इसमें आपसे ये बोल रहा है कि आप इसके ऑर्गन को देखिए और समझिए और बताइए कि ए की जगह ये कौन सा वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब कि कौन सा वाला ऑर्गन होना चाहिए। अप्रोप्रिएट आंसर देना है आपको। ठीक है, तो जैसे कि
हम स्टार्ट करते हैं डी से, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं डी से। लेट से क्या ये डी है, तो ये क्या है, अब आप देख रहे हैं कि जो डी है ये गोल गोल वाला इसमें लगा हुआ है ऐसा, तो ये क्या है, ये है ओवरी, ठीक है। इसको इग्नोर करिए, मेरी राइटिंग को बहुत बेकार है ये ऐसे। तो ये डी क्या है, ये है ओवरी। तो ओवरी वाला कौन कौन से हैं, इधर डी में ओवरी, ये ए वाला जो ऑप्शन है उसमें डी इक्वल्स टू ओवरी है, सी ऑप्शन में भी डी इक्वल्स टू ओवरी, एंड डी में भी डी इक्वल्स टू ओवरी। तो मतलब इन तीनों ऑप्शन में से एक होगा। डी ये ओविडक्ट है, ये डी जो है वो ओविडक्ट तो है ही नहीं, तो इसको तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखते हैं इनमें से, ठीक है। अब आते हैं सी पे। सी वाला क्या है, सी वाला आपकी ये ट्यूब पे आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपकी ट्यूब क्या होती है, ये फेलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं ओविडक्ट। तो सी होगा ओविडक्ट, ठीक है। तो सी इक्वल्स टू ओविडक्ट, तो सी इक्वल्स टू ओविडक्ट में डी ऑप्शन बता रहा है सी इक्वल्स टू ओविडक्ट, एंड सी भी सी इक्वल्स टू ओविडक्ट है। तो मतलब कि सी एंड डी ऑप्शन में से कोई ऑप्शन होगा, क्योंकि जो ए ऑप्शन है वो सी इक्वल्स टू सर्विक्स बता रहा है, बट सर्विक्स तो होती ही नहीं है ये, ठीक है। तो सी एंड डी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं बी वाले को। बी वाला क्या है, ऑब्वियसली इट इज़ यूट्रस, ठीक है। बी है यूट्रस, तो बी यूट्रस कौन सा बता रहा है, ये डी ऑप्शन कह रहा है कि बी है यूट्रस, सी ओविडक्ट है, डी ओवरी है, एंड ए क्या है, ऑब्वियसली कि ए वेजाइना बता रखा है ना, कि वेजाइना और यूट्रस के बीच में जो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट होता है, अभी पढ़ा था सर्विक्स प्रेजेंट होता है। तो ए क्या होगा, सर्विक्स होगा, बी हो गया यूट्रस, सी हो गया ओविडक्ट, एंड डी हो गई ओवरी। तो क्या हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन, ए करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका डी, जिसमें है ए इक्वल्स टू सर्विक्स, बी इक्वल्स टू यूट्रस, C equals to oviduct, and the D equals to ovary. So its correct option is D. ऐसे करके एलिमिनेट करके ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और अगर आपने डायग्राम अच्छे से देखा है एनसीईआरटी से तभी आप इसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। LH सर्ज अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में LH सर्ज जो होता है वो कौन से फेज में होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो LH सर्ज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, LH होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है कब ज़्यादा होती है, वो होता है एट द मिडल ऑफ द साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मिडल ऑफ द साइकिल में LH सर्ज होता है। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो द क्वेश्चन नंबर 24 इज विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। तो जब किसी बच्चे का बर्थ होता है तो उसकी मदर क्या करवाती है, उसे मिल्क फीड करवाती है, और उस पीरियड को क्या बोला जाता है, लैक्टेशनल पीरियड, ठीक है। तो उस लैक्टेशन पीरियड के वक्त मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मिल्क इजेक्शन के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन। तो लैक्टेशन पीरियड से, लैक्टेशन से ही बना है प्रोलैक्टिन, इसमें भी लैक्टिन आ रहा है, एंड लैक्टेशन पीरियड में मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। इट्स करेक्ट ऑप्शन है सी, प्रोलैक्टिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं मेल गैमीट की फॉर्मेशन, तो दो प्रोसेस होते हैं उसमें, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज स्पर्मियोजेनेसिस। सो स्पर्मियोजेनेसिस ही वही प्रोसेस है जब स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स में। तो स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफ़र होना स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स में, उसे बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म्स का
फॉर्म होना किससे, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म्स का फॉर्म होना, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म्स की फॉर्मेशन होना, उस पूरे प्रोसेस को बोल दिया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटेड से स्पर्म्स की फॉर्म होना, उसे बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। सो इसमें पूछा है कि स्पर्मेटेड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय, स्पर्मेटेड्स जब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मैंने अभी बताया, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। सो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन है सी, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म्स की फॉर्मेशन होना, उसे बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि अलग केस है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कि जो स्पर्म्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं स्पर्म सेल्स, वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। सो मेल जर्म सेल्स क्या काम करते हैं, स्पर्म्स की ही फॉर्मेशन का काम करते हैं। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इन oogenesis haploid egg is fertilized by sperm at which stage? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि oogenesis के वक्त जो हैप्लॉइड एग होता है वो स्पर्म से क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। और किस स्टेज पे फर्टिलाइज होता है, तो किस स्टेज पे स्पर्म किसको फर्टिलाइज करेगा, बेसिकली ओवम को ही फर्टिलाइज करेगा। तो oogenesis के वक्त जब ओवम की फॉर्मेशन हो जाती है, लास्ट स्टेज क्या होती है, ओवम की फॉर्मेशन होना। तो oogenesis के वक्त जब ओवम की फॉर्मेशन हो जाती है लास्ट में, उसी स्टेज पे आके स्पर्म क्या करता है, ओवम को फर्टिलाइज कर देता है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ओवम डी। ओवम जब oogenesis के वक्त जब ओवम बनता है तभी वो स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो पाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय। ये क्वेश्चन है लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3, पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन जो प्रोसेस पढ़ा था उसका क्वेश्चन है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है, ये एक पूरा टर्म था एनसीईआरटी में, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो कि ह्यूमन फीमेल में पार्चुरेशन के टाइम पर होती है, वो किसके द्वारा इंड्यूस करी गई होती है, मतलब कि किसके द्वारा उसका सिग्नल भेजा गया होता है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। तो जब आपका जो फीटस होता है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है तो वो प्लेसेंटा और फीटस मिलके क्या करते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को इंड्यूस कराते हैं। और उससे क्या होता है, हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उस वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 28 का सी। तो जब फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो वो प्लेसेंटा के साथ मिलके फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को इंड्यूस कराता है। और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जब इंड्यूस होता है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करवाता है। ठीक है, सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जब आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ेंगे तभी समझ आएंगी, वैसे नहीं आ पाएंगी ये समझ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन ऑफ नॉट अकरिंग रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जनरल क्वेश्चन कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल्स में कब स्टॉप हो जाती है। तो कब स्टॉप हो जाती है, जब फीमेल का ओवम फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के थ्रू। तो जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर देगा तब क्या हो जाता है,
मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है फीमेल्स में। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होने का यही एक कारण होता है फीमेल्स में, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा स्पर्म के थ्रू, तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाएगी। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30th क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा ऑफ ह्यूमंस इज रिच इन। तो जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ह्यूमंस का, वो किस में रिच होता है? अब ये सेमिनल प्लाज्मा, पहले तो ये बता होता क्या है। तो ये जो तीनों ग्लैंड होते हैं मेल्स में, जो 3 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, इन तीनों की सिक्रीशन को मिला के बोला जाता है सेमिनल प्लाज्मा। तो ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वो किस चीज़ में रिच होता है? डायरेक्ट एनसीईआरटी की क्वेश्चन लाइन है एक, अगर सही से पढ़ी होगी एनसीईआरटी तो आ जाएगा आंसर। तो ये रिच होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स में रिच होता है सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हो गए चैप्टर नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टूडेंट्स, अगर ये एमसीक्यूज आपके लिए थोड़े से भी हेल्पफुल रहे हों और आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।